हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2020 लेवल फर्स्ट मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 3। ठीक है, जिसमें कि हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे विथ आंसर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक तरीके का पैटर्न मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए पहला क्वेश्चन, अ ट्रेडर ब्रॉट चॉकलेट्स एट अ 3 फॉर 100 रुपीज। यानी कि एक ट्रेडर है, ठीक है, मान लीजिए एक शॉपकीपर है जिसने कि 3 चॉकलेट्स खरीदी 100 रुपए में। उसने क्या खरीदा 3 चॉकलेट्स खरीदी 100 रुपए में। ठीक है, सो हाउ मेनी चॉकलेट शुड ही सेल फॉर 100 रुपीज टू गेन अ 50%। तो वो कहता है कि 100 रुपए में उसने 100 रुपए में 3 चॉकलेट्स खरीदी, लेकिन अब 100 रुपए में उसे कितनी चॉकलेट्स बेचनी चाहिए कि उसे 50% का फायदा हो। यानी कि 100 का 50%, अगर आप देखेंगे कि 100 रुपए में अगर 50% का प्रॉफिट हो तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 150 रुपीज। तो हमें ये बताना है 100 रुपए में तो उसने 3 खरीदी है, लेकिन हमें ये बताना है कि 50% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 100 रुपए में कितनी चॉकलेट्स बेचनी चाहिए। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस है एक चॉकलेट का, अगर 100 रुपए में 3 खरीद रहा है तो एक चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100/3, 100/3। ठीक है, अब हमें 50% ये कह रहा है कि मुझे गेन करना है, मुझे 100/3 से हमें, अगर हम 100/3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, एक चॉकलेट का। अभी हमें कहता है कि उस हमें 50% गेन करना है, तो उस 50% गेन के लिए हमें 100 रुपए में कितनी चॉकलेट्स बेचनी होंगी। यानी कि हमें 50% गेन करना है किसका, 100/3 का, 100/3 का। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 50/3। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा एक चॉकलेट का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा एक चॉकलेट का, 100/3। यानी कि एक चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस क्या है, 100/3। और गेन कितना हो रहा है, कितना गेन करना है हमें एक चॉकलेट पे, इतना गेन करना है, प्लस 50/3। तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपए। यानी कि एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे मिल गया कितना, इट्स 50 रुपीज। तो 100 रुपए में कितनी चॉकलेट्स बेचेगा, वो 2 ही चॉकलेट बेचेगा। जब एक चॉकलेट 50 में बेच रहा है तो 100 रुपए में वो कितनी बेचेगा, 2। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए। सो वेरी सिंपल। सेकेंड है, आउट ऑफ 11%। ठीक है, आउट ऑफ 11% 10% स्पेंट ₹35 ईच फॉर दियर मील्स। यानी कि 11 लोग हैं और जिसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो कि खर्चा कर रहे हैं 35 रुपए। वो सारे 10 लोग 35 रुपए खर्चा कर रहे हैं अपने खाने में, और जो 11वां बंदा है वो क्या कर रहा है कि 40 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है, जो भी एवरेज खर्चा आता है 11 लोगों का। यानी कि 11 लोगों का जो एवरेज खर्चा आएगा, मिला करके जो एवरेज खर्चा आएगा उसका 40 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है 11वां पर्सन। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितना पैसा खर्च हो रहा है इन लोगों के द्वारा अपने खाने पे। तो देखिए, एक्सप्लेन देखिए, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं हमारा एवरेज एक्सपेंडिचर, यानी कि एवरेज खर्चा क्या है, हमने मान लिया x रुपीज। ठीक है, ये हमारा एवरेज खर्चा हो गया। उसके बाद तो कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। तो एवरेज खर्चा अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है 11 × x आप करेंगे तो 11x हो जाएगा। एवरेज 11 लोगों का एवरेज खर्चा कितना हो गया, 11x हो गया। 11 लोग हैं और उनका एवरेज खर्चा है x, तो 11x हो गया। अब 10 लोग जो हैं वो 35 रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, हर एक आदमी 10 लोगों में से हर एक बंदा 35 रुपए खर्च कर रहा है। प्लस x + 40 क्यों,
क्योंकि ये तो हो गए 10 लोगों का प्लस अब जो 11वां आदमी है वो क्या कर रहा है कि एक्स का यानी कि जो एवरेज खर्चा है एक्स उसका 40 रुपये ज्यादा, तो एक्स प्लस 40 हो गया। आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया 11x और x प्लस 390 हो गया। ठीक है, आपने इसे सॉल्व किया तो x आ गया 39 रुपीज। ठीक है, तो यानी कि x का मान कितना आ गया, जो एवरेज खर्चा था x का मान आ गया 39 रुपीज। अब आपने देखा कि तो हमें क्या निकालना है कि टोटल कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो टोटल पैसा कितना खर्च हो रहा है 11x था। ठीक है, आपने 11 इंटू 39 किया तो आपका राइट आंसर आ गया 429। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 3 कैंडिडेट contested an election and received इतना इतना and इतना votes respectively। मान लीजिए A, B और C 3 लोग हैं, तीनों ने वोट दिया और A को मिला इतना वोट, B को मिला इतना। ये A हो गया और ये आपका B हो गया और ये जो बंदा है ये आपका C हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को A को मिला 1136, B को मिला 7336 और C को मिला 11,628 वोट। ठीक है, इसी तरीके से तो आपको क्या बताना है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट, यानी कि कितना जो विनिंग कैंडिडेट है यानी कि जो इलेक्शन जीता है उसने कितना परसेंट टोटल वोट का उसे मिला है, यानी कि टोटल वोट्स कितनी थी उसका कितना परसेंट एक विनिंग कैंडिडेट जो जीता है उस कैंडिडेट ने प्राप्त किया है। तो सबसे पहले तो आप करेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कि अगर ए बी सी को इतना मिला है तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कि पोल की गई दी गई, ठीक है, वो कितनी हो गई, तीनों को आपने प्लस कर दिया तो 20,400 20,400 हो गई। अब आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है, तो टोटल वोट्स इतनी हो गई और विनिंग कैंडिडेट कौन है इसमें सी। तो आपने क्या किया 11,628 बटे 20,400 इंटू 100 करा तो राइट आंसर आ गया 57%। आपने सॉल्व किया तो 57% आ गया। ठीक है, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 5 years ago was 26 years, यानी कि हस्बैंड, ठीक है, उसकी वाइफ प्लस उसके चाइल्ड की जो एवरेज एज है वो कितनी है 26 साल, जो कि 5 साल पहले थी। ठीक है, 5 साल पहले थी ये एज। तो आप क्या करेंगे 26 इंटू 3 करेंगे क्योंकि एवरेज एज है इन तीनों की, तो आपको एक एज मिल जाएगी। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इन तीनों की एज का सम मिल जाएगा। फिर 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर ये 26 इंटू 3 और 5 इंटू 3 को आप प्लस करेंगे तो 93 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों की 5 साल पहले जो एज थी, ठीक है, वो कितनी थी 26 इंटू 3, लेकिन अभी हमें इनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो 5 साल हो गए तो 5 इंटू 3 करा हमने और प्लस किया तो 93, जो कि आपकी प्रेजेंट एज आ गई इन तीनों की। ठीक है, तो अब दूसरा देखिए, अब ये बोलता है कि वाइफ और जो चाइल्ड बच्चा है 6 साल पहले उन दोनों की एवरेज एज का जो एवरेज एज जो थी वो थी 24 साल। तो आपने क्या करा, तो इन दोनों की 24 इंटू 2 कर दिया तो दोनों की एज का सम आ गया, प्लस प्रेजेंट एज आपको निकालनी है तो 6 साल पहले इन दोनों की एज निकालने के लिए आपने 6 इंटू 2 करा। ठीक है, प्रेजेंट एज निकालने के लिए 6 गुना 2 किया तो 12 हो गया। टोटल कितना हो गया इनका प्रेजेंट एज का 60 साल हो गया। अब हस्बैंड की एज निकालनी है, टोटल एज 93 और वाइफ और बच्चे की एज 60 साल, दोनों को माइनस किया दोनों को तो कितना आ गया, हस्बैंड की एज आ गई 33 साल। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें क्या है, इफ 5 बॉयज ईट 18 एप्पल्स इन 9 डेज, यानी कि 5 लड़के 18 एप्पल्स, यहाँ पे देखिए 5 लड़के 18 एप्पल्स खाते हैं 9 दिन में। तो हमें क्या बताना है कि इसी सेम रेट से 66 एप्पल लास्ट 15 बॉयज, यानी कि 15 लड़के 66 एप्पल कितने दिन में खाएंगे, हमें ये बताना है। तो हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, नंबर ऑफ डेज। तो देखिए रिक्वायर्ड डेज आपने कैसे निकाला 9, ठीक है, इंटू 5/15 इंटू
66/18 किया, ये फॉर्मूला लगाया तो 11 दिन आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इन अ टेस्ट P स्कोर 10% मोर देन Q। टेस्ट है जिसमें P को मिले हैं 10% ज्यादा किससे, Q से, ठीक है, और Q ने स्कोर किए हैं 5% ज्यादा किससे, R से, और R को मिले हैं कितने मार्क्स, 600 मार्क्स, 800 में से 600 मार्क्स मिले R को, 800 में से 600 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो हमें बताना है P के मार्क्स क्या हैं, यानी कि इसके मार्क्स हमें बताने हैं। तो सबसे पहले R के टोटल मार्क्स हो गए 600। अब R के मार्क्स का परसेंट हम जानते हैं, तो हमने क्या करा, 800 में से 600 मिले, इसका परसेंट निकाल लिया, ठीक है। 600 इंटू 100/800 करा तो 75% जो कि R के मार्क्स आ गए। अब R के मार्क्स कितने आ गए, 75%। तो Q को 5% ज्यादा मिले किससे, R से, तो Q को कितने मिले, Q को मिल गए 80% और R को 10% ज्यादा मिले Q से, सॉरी P को 10% ज्यादा मिले Q से, तो P को कितने मिल गए 90% मार्क्स। तो अब हमें ये बताना है कि P के टोटल मार्क्स कितने थे। अगर P को 800 में से 90% मार्क्स मिले हैं तो आप निकालेंगे 90% ऑफ 800, तो 720, यानी कि P को जो मार्क्स मिले हैं वो है 720, ठीक है। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द गिवन टेक्स्ट, ठीक है, इन द गिवन मैट्रिक्स हमें मिसिंग नंबर निकालना है। देखिए 22527, ये आप इसको A मान लीजिए, इस वाली लाइन को, और इस वाली लाइन को B मान लीजिए, ठीक है। तो हमें इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ आपको। देखिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इस जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें है B इक्वल टू A और A -1, ठीक है। तो यानी कि B जो होगा, B यानी कि अगर हम ये वाला लेते हैं तो यानी कि जो 20 है इक्वल, इस A को इस फॉर्मूले में रख करके इसके इक्वल आना चाहिए, 20 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। B हमारा 20 आ गया और हम A क्या है हमारा 5 है, तो हमें इस फॉर्मूले में जब हम इसे रखेंगे, ठीक है, 5 - 1 तो क्या आ जाएगा, 5 5 25 एंड 5 1 5, तो क्या आ गया 20। तो A और B दोनों इक्वल हो गए। तो ये जो पोर्शन है इसको भी ऐसे ही निकालना है। देखिए ये है आपका 72, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब हमें A ढूंढना है। तो A हमारा क्या होगा, अगर हम 9 के थ्रू जाते हैं तो 9 एंड 9 -1 कर दो, ठीक है। 9 9 जा 81 -9, तो 11 में से 9 गए, कितना हुआ 2 एंड 7, तो राइट आंसर क्या होगा D 9, ठीक है। अब है, इन अ ग्रुप ऑफ 42 बॉयज कमल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम वेयर एज द सूरज इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप। 42 लोगों का ग्रुप है जिसमें कि कमल जो है, कमल, ठीक है, वो 7th है, कहां से, 7वां है टॉप से, ठीक है। और अगर मैं सूरज की बात करूं, तो अगर मैं सूरज की बात करती हूं तो सूरज 9th है, कहां से, नो, कमल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम, कमल प्लेस्ड है बॉटम से 7th और सूरज 9th है टॉप से, ठीक है। और मनीष इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन द टू, और मनीष जो है वो एग्जैक्टली सूरज और कमल के बीच में है। तो व्हाट इज द कमल पोजीशन फ्रॉम द मनीष, तो कमल की क्या पोजीशन होगी मनीष से, ठीक है। कमल 7वीं पोजीशन पे है बॉटम से और सूरज 9वीं पोजीशन पे है टॉप से। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 42। तो सबसे पहले हम ये निकाल देते हैं कि कमल और सूरज के बीच में कितने बंदे होंगे, कितने लड़के होंगे। तो 42 -
7+9 किया तो आपको पता चल गया कि कमल और सूरज के बीच में जो बंदे हैं, लड़के हैं, वो 26 हैं। ठीक है, तो अब क्लियरली ये बात समझ आ गई, बिकॉज मनीष जो है वो एग्जैक्टली कमल और सूरज के बीच में है। तो आप समझ जाइए कि 12 बॉयज होंगे कमल और मनीष के बीच में। मनीष और कमल के बीच में कितने लड़के हो सकते हैं? 12 लड़के हो सकते हैं, बिकॉज 12 आगे 12 पीछे। ठीक है, तो 12 कमल, हम ये कह सकते हैं कि 12 बॉयज बिटवीन द कमल एंड मनीष, कमल और मनीष के बीच में, और सेम 12 ही मनीष और सूरज के बीच में भी होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कमल 13वीं पोजीशन में होगा, किससे? मनीष से। तो राइट आंसर मनीष से, तो राइट आंसर होगा डी। एज ऑफ राहुल एंड सुमित आर इन द रेशियो ऑफ 3n। तो राहुल और सुमित की एज का रेशियो देखिए, राहुल और सुमित की एज क्या है? 3x और 7x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 5 साल पहले, आफ्टर 5 ईयर्स, सॉरी 5 साल बाद जो रेशियो होगा उनकी एज का, वो क्या होगा? 1:2। तो हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो सिंपल है, आपने 3x + 5/7x + 5 बोला, क्योंकि 5 साल बाद बोल रहा है वो, और इजिकल टू 1/2 कहा, तो सॉल्व किया तो x = 5 आ गया। तो इनकी एज का डिफरेंस आपको निकालना है। तो इनकी एज का डिफरेंस, यानी कि इनकी एज क्या थी? 7x और 3x, आपने माइनस किया, 4x आ गया, और 4 5 20। तो इनकी एज का डिफरेंस क्या आ गया? 20 ईयर्स आ गया। ठीक है, सेम है, द एवरेज वेट ऑफ द XYZ इन 45 kg। ठीक है, एंड इफ द वेट ऑफ x एंड y इज 40 kg और y और z इज 43 kg, तो हमें वेट निकालना है y का। यानी कि जो एवरेज वेट है x, y और z का, वो 45 किलो है। अगर x और y का वेट 40 किलो होता है, y और z का वेट 43 किलो होता है, तो हमें वेट निकालना है किसका? y का। ठीक है, देखिए x और y z का वेट कितना था? 45 किलो था। तो इन तीनों का ये एवरेज वेट था। तो मैंने इनका सम निकालने के लिए क्या किया? ऐसे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इनकी x, y, z के तीनों का जो सम है वेट का, वो आ गया 135 किलो। सेम x और y का 40 था, तो इनके वेट का सम आ गया 80 किलो। y और z का 43 था, तो इनकी वेट का सम आ गया 86। अब हमें y का वेट निकालना है, तो मैंने क्या किया कि x + y + z, यानी कि जो 135 kg में से माइनस कर दिया 80, यानी कि x + y को। इससे क्या होगा कि मुझे z के इंडिविजुअल वेट का पता चल जाएगा। जो मुझे पता चला, z का इंडिविजुअल वेट आ गया 55। ठीक है, तो y + z का जो वेट है वो कितना है? 86। 86 में से आपने 55 माइनस किया, तो आपको y का वेट मिल गया 31 kg। सिंपल। एवरेज एज ऑफ अ कमेटी ऑफ 6 इज 40। यानी कि जो एवरेज एज है कमेटी, यानी कि 6 लोगों की एक कमेटी है, उसका जो एवरेज एज है वो है 40। इफ द मेंबर एज्ड 30 रिजाइन एंड अ पर्सन एज्ड 21 बिकम अ मेंबर। ठीक है, एक कमेटी है 6 लोगों की जिसका एवरेज वेट था 40। 6 लोगों की कमेटी थी, एवरेज वेट था 40, यानी कि इनकी 6 लोगों का जो एवरेज वेट का सम हो गया, वो हो गया कितना? 240 ईयर। ठीक है, अब एक मेंबर जिसके एज थी 30, उसने रिजाइन कर दिया, तो जो सम था 240 में से मैंने 30 माइनस किया, तो 210, जो कि बचे हुए 5 लोगों की एज का सम आ गया। ठीक है, अब जो छठा मेंबर है उसकी एज, एक नए मेंबर ने ज्वाइन किया जिसकी एज थी 21 साल, तो अब जो नया सम आया 6 मेंबर्स का, वो क्या हो गया? 231। 210 में मैंने 21 जोड़ दिया। अब ये मुझे बोलता है कि मुझे नई एवरेज एज बतानी है कमेटी की। तो आप अगर इसे 231 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5.5 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज इतना। यानी कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं r, वो है आपका 5.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है आपकी 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको रेशियो बताना है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में। ठीक है, तो आपको रेशियो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2πRh + 2πr² एंड
जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर और h प्लस आर, आपने इसे सॉल्व किया तो आपका आ गया h प्लस आर का रेशियो h, और उसके बाद आपने रख दिया h कितना है 6.5 6.5 और r क्या है 5.5, फिर h हो गया 6.5। आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 24B। राम्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ इतना, यानी कि राम के खर्चे जो हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा 7x और उसकी सेविंग जो है 3x। ठीक है, उसकी इनकम इंक्रीज होती है बाय 20%। ठीक है, उसकी इनकम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मान लो उसकी इनकम हो गई x, ठीक है, उसकी इनकम है x। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है। पहले इसने बोला कि उसकी 7x उसका एक्सपेंडिचर था और सेविंग उसकी 3x थी, तो मान लो उसकी टोटल इनकम 7 और 3 10x हो गई। ठीक है, 10x मान लेते हैं। तो अब उसकी इनकम में यानी कि 20% का इजाफा हुआ, 10x में 20% का इजाफा हुआ, और साथ ही साथ उसकी जो सेविंग है उसमें भी 12% का इजाफा हुआ। तो आपको ये बताना है कि उसके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे में कितना हाइक हुआ। ठीक है, तो ये देखिए उसकी नई इनकम जिसमें कि 10% का इजाफा हुआ, तो 10 का 20% ऑफ 10x आप करेंगे तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 12x हो गई। ठीक है, उसकी सेविंग में 12% का इजाफा हुआ तो उसकी सेविंग कितनी हो गई 3.212x हो गई, और उसका जो खर्चा हुआ तो 12x में से आपने ये माइनस किया तो उसका खर्चा रह गया इतना। अब आपको बताना है कि उसके खर्चे का परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, हाइक हुआ, बढ़ा। तो 8 पुराना जो था खर्चा वो क्या था 7x था, तो नए खर्चे में से आपने 8.88x में से 7x को माइनस किया अपॉन 7x इंटू 100, तो आपको नए खर्चे का परसेंटेज आपका निकल के आ गया 26.85। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट भी करें अगर आपको मेरे ठीक है क्वेश्चन से रिलेटेड या पढ़ाने का टेक्निक अगर पसंद नहीं आ रहा है, कुछ चीजें आप चाहते हैं चेंजेस लाना, तो प्लीज मुझे शेयर कीजिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन। मोहन रन 220 मीटर डेली, यानी कि मोहन 200 मीटर एक दिन में दौड़ता है, चलता है, भागता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि कितना किलोमीटर वो कंप्लीट करेगा 3 वीक में, यानी कि 3 वीक में कितने दिन होते हैं 21 दिन। तो सीधा सीधा हो गया 220 अगर एक दिन में करता है तो 3 वीक में कितना करेगा 220 इंटू 21, तो 4620 मीटर, और 4620 मीटर को 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4.62 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। अब है अ पेट्रोल पंप ओनर मिक्स 10% केरोसिन इन पेट्रोल। एक पेट्रोल पंप का मालिक है जो कि क्या करता है 10% केरोसिन को पेट्रोल में मिलाता है, बट ही इज नॉट अ कंटेंट विथ इट एंड सो ही अगेन मिक्स, लेकिन वो उस कंटेंट से खुश नहीं है। ठीक है, वो दोबारा से क्या करता है 10% और केरोसिन को मिला देता है पहले वाले मिक्सचर में। अब आपको ये बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा जब एक पेट्रोल पंप ओनर ठीक है बेचता है उस पेट्रोल को कॉस्ट प्राइस में। तो मान लीजिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वांटिटी मान लीजिए 100 रुपए है। ठीक है, तो 100 इंटू, यानी कि उसने पहले 10% मिलाया केरोसिन, उसके बाद और 10% मिलाया, उसका 10% और मिलाया, तो आपने सॉल्व किया तो आपका 81 आ गया। 100 में से 81 माइनस किया तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 19% का हो रहा है। इंसर्ट द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर बताना है। इसमें सिंपल है, देखिए लॉजिक क्या है इन दोनों के बीच का। 2 इंटू 2 4, ठीक है, 4 4 3 12, 12 चक्को 48, 48 पंचे 240, 240 इंटू 1440, तो राइट आंसर आपका बी है। अब नेक्स्ट है अ ट्रेडर मिक्स 25% वनस्पति घी टू अ देसी घी, यानी कि एक ट्रेडर क्या करता है कि 25% वनस्पति घी को देसी घी में मिक्स करता है, एंड देन ही सेल द होल मिक्सचर एट अ प्राइस ऑफ देसी घी। और ये क्या करता है कि उस पूरे मिक्सचर को जो 25% इसने वनस्पति घी को देसी घी में मिक्स किया है, उस पूरे मिक्सचर को ये देसी घी के प्राइस में बेच रहा है। ठीक है,
तो जो कॉस्ट प्राइस है वनस्पति घी का वो 50% है देसी घी के कॉस्ट प्राइस का। अगर देसी घी 100 रुपए किलो है तो वनस्पति घी 50 रुपए किलो है, ठीक है। तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले हम ये मान लें कि देसी घी की क्वांटिटी थी 100 लीटर, और मान लें वनस्पति घी जो उसने मिक्स किया वो था 25 लीटर, 25% कर रहा है, तो यानी कि 100 का 25%, 25 लीटर हो गया। अब मान लीजिए 1 लीटर देसी घी की कॉस्ट है 10 रुपए, ठीक है, और वनस्पति घी की कॉस्ट है 5 रुपए। तो आपने टोटल कॉस्ट प्राइस सॉल्व किया तो आपका आ गया 1125। तो अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है ये, तो ये जो टोटल सेलिंग प्राइस होना चाहिए था, ये क्या कर रहा है कि सबको 10 रुपए पर किलो के लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो उसके हिसाब से तो 125 केजी जो मिक्सचर है उसको ये 10 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस 1250 आया। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस थी उसकी आ रही है 1125, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 125 का। अगर आप सॉल्व करेंगे इसे 125 इंटू 100 अपॉन 1125, क्योंकि सीपी कॉस्ट प्राइस 1125 है, तो सॉल्व होगी, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ X, the profit percentage of X and Y is same on selling the article at rupees 3600 each। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा X और Y का सेम है जब वो बेचता है किसी आर्टिकल को 3600 रुपए में, हर एक आर्टिकल को। लेकिन X कैलकुलेट करता है उसका प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, वो जो X अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस में, यानी कि जिस प्राइस में वो बेच रहा है, और Y कैलकुलेट कर रहा है उसको करेक्टिवली उसके कॉस्ट प्राइस में, और जो कि इक्वल है 20%। तो इन दोनों के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस हमें पता करना है। मान लीजिए प्रॉफिट कैलकुलेट जो हो रहा है सेलिंग प्राइस में, जो कि X कर रहा है, तो X ने बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज मुझे 3600 का 20% हो रहा है, तो उसका प्रॉफिट हो गया 720। अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस में तो वो है X, तो आपने क्या किया X इंटू एक्स का 20%, ठीक है, X का 20% वो कैलकुलेट कर रहा है 3600। फिर आपने इसे सॉल्व किया तो ये आपका कितना आ गया, X इज इक्वल टू 3000 आ गया। तो जो प्रॉफिट था इसको कितना हुआ 600, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 120। अब है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम है जिसमें 50% स्टूडेंट, एग्जाम है जिसमें 50% जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो जाते हैं फिजिक्स में और 40% केमिस्ट्री में, और 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। अब 400 स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास किए हैं दोनों एग्जाम्स। तो हमें ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट थे जो कि एग्जाम देने आए थे, अपीयर हुए थे एग्जाम में। मान लीजिए स्टूडेंट जो कि फेल हुए केवल फिजिक्स में, 50% फेल हुए फिजिक्स में, लेकिन 15% दोनों में फेल हुए, तो 50 माइनस 15 आपने किया तो केवल 35% से जो केवल फिजिक्स में फेल हुए। अब आपने सेम किया केमिस्ट्री में, कितने फेल हुए 40% से, 40 में से 15 आपने माइनस किया क्योंकि 15 दोनों में फेल हुए थे, तो 25% केवल केमिस्ट्री में फेल हुए। और जो स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए 15, आपने इन तीनों को प्लस किया तो 75 आया 100 में से। अगर 75 को आपने माइनस किया तो 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो केवल 25% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, बट ये कहता है कि 400 स्टूडेंट पास हुए जो कि 25% है किसका, X का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए वो X है, X का 25%, तो 25 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 400। आपने सॉल्व किया तो टोटल स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था वो 1600, ठीक है। नेक्स्ट है, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट, अनदर टैप कैन एम्प्टी इन 18 मिनट। एक टैप है ए टैप जो कि टैंक को भरता है 36 मिनट में, दूसरा जो कि खाली करता है 18 मिनट में। अगर टैंक ऑलरेडी आधा भरा हुआ है तो दोनों टैप्स को अगर हम साथ में ओपन कर देंगे तो टैंक कितनी देर में भरेगा, ठीक है। एक जो कि 36 मिनट में भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है 18 मिनट में। आपने इसे सॉल्व किया तो आंसर आ गया आपका कि ये टैंक 18 मिनट पे फिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तीनों को प्लस करना है एंड डिवाइड बाय ये,
ठीक है, तो आपने इन तीनों को प्लस किया, डिवाइड किया ये, तो आपका आंसर आ गया, आपने सॉल्व किया, तो 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब है 64 का 4 और डिवाइड बाई 8 का, 64 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 8 का 5। ठीक है, तो आपने इसे सॉल्व किया, 8 का स्क्वायर और फिर 4 और 8 का 5, आपने इसे सॉल्व किया तो आपका आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे इसे तो आंसर आ जाएगा 512। नेक्स्ट है 518 प्लस 52 इंटू 0.50 माइनस 29। ठीक है, 518 पहले क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, हमेशा पहले गुणा होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस होता है, फिर माइनस। पहले हमेशा ध्यान रखना है इस बात को कि अगर प्लस माइनस डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, डिवाइड होता है, ठीक है, भागा होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया, मल्टीप्लाई किया तो 26 आया, और फिर 518 प्लस 26 और इसको सॉल्व किया तो 515 हमारा राइट आंसर है। आपको एलसीएम निकालना है 108/375, एक सही 17/25 और 54/55 का। तो सबसे पहले आपको इनको सरल करना होगा, इजी करना होगा। आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, सरल किया तो 36/125 आ गया। आपने एक सही 17/25 को सॉल्व किया तो 42/25 आ गया। अब इन तीनों फ्रैक्शंस को आपने लिख लिया, तो एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम के केस में क्या होता है कि जो ऊपर का न्यूमिनेटर होता है, यानी कि 36, 42 और 54, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे के डिनोमिनेटर्स हैं यानी कि 125, 25 और 55, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। अगर सपोज यहाँ पे एलसीएम की जगह अगर एचसीएफ पूछ रहा होता तो सेम केस उल्टा होता। आप क्या करते हैं कि 136, 42 और 54 का तब एचसीएफ निकालते, ठीक है, और 125, 25 और 54 का आप एलसीएम निकालते। तो आपने अभी हमें एलसीएम निकालना है, तो आपने इसका और इसका एलसीएम कैलकुलेट करिए। इसका आपने एलसीएम निकाला और इसका एचसीएफ निकाला, तो कितना है, एलसीएम आया 756 अपॉन एचसीएफ 5। आपने सॉल्व किया तो राइट आंसर आपका सी आ गया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक पैटर्न है, बाकी प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।